कवि, जरा जल्दी करो, कहीं मानू उठ ना जाए। हो गया जी, बस आ रही हूँ। हे भगवान, मानू की रक्षा करना। अब हमारे पास मृत्यु के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। मानू सिर्फ 8 साल का था। मानू, मेरे बच्चे, मेरे लाल, अपना ख्याल रखना और हम दोनों को माफ कर देना। हमारे पास इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इतना कहकर कवि और राजू दोनों नदी की ओर जाने लगते हैं। कुछ देर में वे दोनों नदी के पास पहुंच जाते हैं। कवि, घर में कुछ छूटा तो नहीं है? नहीं जी, घर में कुछ भी नहीं छूटा है जिससे मानू को पता चल सके। इसके बाद राजू और कवि दोनों नदी में डूबकर अपनी जान दे देते हैं। अगली सुबह। माँ, उमा, कहाँ हो? चलो, मुझे जल्दी से खाना दे दो, बहुत जोरों की भूख लगी है। मानू अपनी माँ को बुलाता है, लेकिन जब कोई जवाब नहीं मिलता तो वो उठकर रसोई में जाता है। अरे माँ यहाँ भी नहीं है, इतनी सुबह सुबह कहाँ चली गई? मानू परेशान हो जाता है और पूरा घर में ढूंढता है, लेकिन जब उसे घर में कोई नहीं मिलता है तो उसे चिंता होती है। इसके बाद वो पड़ोस में जाकर अपनी माँ के बारे में पूछता है। चाची, मेरी माँ को देखा है क्या? पता नहीं इतनी सुबह सुबह कहाँ चली गई। नहीं मानू, मैंने तुम्हारी माँ को नहीं देखा। ठीक है चाची। मानू उदास होकर अपने घर लौट जाता है और आंगन में बैठ जाता है। पता नहीं माँ और पापा दोनों कहाँ चले गए। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हे भगवान, रक्षा करना। उन्होंने आज तक कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ा। मानू की आंखों में आंसू था। थोड़ी ही देर में मानू की आंख लग जाती है और वो वहीं बैठे बैठे सो जाता है। शाम का समय। मानू जल्दी से उठता है। माँ, बाबा। मानू इधर उधर देखता है, उसे कोई नहीं दिखाई देता है। इसके बाद मानू रोते हुए कहता है, हे भगवान, माँ बाबा दोनों कहाँ चले गए? अभी तक नहीं लौटे। कहीं मुझे छोड़ के तो नहीं भाग गए। मानू भूखा था। वो उठकर घर में जाता है और घर में खाने के लिए ढूंढता है, लेकिन घर में एक दाना भी नहीं था। समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है और पता नहीं माँ बाबा कहाँ चले गए। मुझे डर भी लग रहा है। भगवान, मेरी रक्षा करना। मानू बिना कुछ खाए पिए जाकर सो जाता है। अगले दिन पूरे गांव में हल्ला हो गया था कि मानू के माता पिता उसे छोड़कर कहीं भाग गया है। बेचारे मानू की तो जिंदगी खराब कर दी उसके माता पिता ने। बताओ, अब मानू कहाँ जाएगा? हाँ, तुम सही कह रहे हो रमन। इस बेचारे 8 साल के बच्चे की क्या गलती थी? गांव के लोग मानू के बारे में चर्चा कर रहे थे। वहीं पास में खड़ा सेठ धनराम ये सुनता है और उसके दिमाग में एक तरकीब आता है। इसके बाद वह जल्दी से मानू के घर जाता है। अरे ओ मानू, मानू के बच्चे, बाहर निकल। इतना सुनकर मानू जल्दी से बाहर आता है। जी सेठ जी। अरे मानू, मैंने सुना है तेरे माता पिता तुझे छोड़कर भाग गया है। अब तू ये बता, मेरे कर्ज के पैसे कौन लौटाएगा? क्या? कर्ज के पैसे? हाँ, पैसे। तेरे पिता ने मुझसे बहुत सारा कर्ज लिया था और वो तो मुझे कर्ज वापस किए बिना ही भाग गया। तू बता, मुझे कैसे पैसे वापस लौटाएगा? सेठ जी, आप तो जानते हैं मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं किस तरह आपको धन लौटा पाऊंगा? ले देकर बस मेरे पास एक झोपड़ी है जिसमें मैं रहता हूँ। इस झोपड़ी का मैं क्या करूं? अगर पैसे नहीं है तो तुझे उम्र भर मेरे खेतों में मजदूरी करनी पड़ेगी और तभी ये कर्ज चुकेगा, और मैं इसके तुझे पैसे भी नहीं दूंगा। मानू नादान था, इसलिए वो आसानी से सेठ धनराम की बात मान जाता है। ठीक है सेठ जी, अगर ऐसा करने से कर्ज माफ हो जाएगा तो मुझे मंजूर है। इसके बाद मानू सेठ धनराम के खेत में मजदूरी करने लगता है। दिन भर वो मजदूरी करने के बाद सेठ धनराम मानू को सिर्फ रात का खाना ही देता था, और वो भी सिर्फ 2 सूखी रोटियां। ये ले और इसे खाकर सो जा, और कल सुबह जल्दी उठकर फिर से काम पर लग जाना। सुबह पैर पसार कर सोते मत दिखाई देना, वरना तेरी खैर नहीं। जी सेठ जी।
सेठ धनराम मानू को खूब मारता पीटता भी था, जैसे वो कोई जानवर हो। लेकिन हालातों के आगे मानू भी मजबूर था। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं और मोहन 25 वर्ष का हो जाता है। एक दिन सुबह सुबह मानू को उठने में जरा देरी हो जाती है, तो वो जल्दी से सेठ धनराम के खेतों की तरफ भागता है। आज तो उठने में बड़ी देर हो गई, जल्दी से खेत पहुंचता हूं, वरना सेठ जी बहुत गुस्सा करेंगे। जैसे ही मानू खेत में पहुंचता है, वो देखता है कि सेठ धनराम लाठी लिए गुस्से में उसका इंतजार कर रहे थे। उन्हें ऐसे देखकर मानू बहुत घबरा जाता है। सेठ जी माफ कर दीजिए, सेठ जी उठने में जरा देर हो गई, आइंदा कभी नहीं होगा। अच्छा, माफ कर दूं? अरे एक बार माफ करूंगा ना तो तू बार बार यही गलती दोहराएगा। सजा तो तुम्हें मिलनी ही चाहिए। तू क्या चाहता है? तू घर में आराम करे और मैं खेतों में काम करूं? रुक, अभी बताता हूं तुझे। इतना कहकर सेठ मानू को बेरहमी से पीटने लगता है। वैसे तो मानू हमेशा सेठ जी की मार खा लेता था, क्योंकि उससे लगता था कि सेठ जी के अलावा उसका इस दुनिया में कोई है नहीं। लेकिन आज मानू सेठ जी को जवाब देते हुए कहता है, बस करिए सेठ जी, कितना पीटेंगे? रात में आप ही ने मुझसे खेतों में देर तक काम करवाया, इसलिए तो मुझे घर लौटने में देरी हुई थी और इसी वजह से मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाया। तो भला इसमें मेरी क्या गलती है? सेठ जी मानू का ऐसा जवाब सुनकर बौखला जाते हैं। अच्छा, तो तू क्या चाहता है मानू? गलती किसकी है? मेरी? अरे तेरे जैसे को तो अपने सगे माँ बाप ने भी नहीं रखा, छोड़कर भाग गया और अब मेरे टुकड़ों पर पलकर मुझसे ही जबान लड़ाता है। जा, निकल जा मेरे खेत से। जब भूखे मरेगा तब आएगा मेरे पास वापस लौटकर। सेठ की ऐसी कड़वी बातें सुनकर मानू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ठीक है, मैं जा रहा हूँ सेठ जी, अब कभी वापस नहीं लौट कर आऊंगा, चाहे जैसे मुझे अपना गुजारा करना पड़े। और वो खेत छोड़कर सीधा गांव के बाहर की तरफ भागने लगता है। उसे भी नहीं पता था कि वो कहाँ भाग रहा है, मगर मानू सिर्फ उस गांव से दूर जाना चाहता था जिसने उसका सब कुछ उससे छीन लिया था। अब कभी वापस नहीं लौट कर आऊंगा, चाहे जैसे मुझे अपना गुजारा करना पड़े। ये सब सोचते हुए भूखा प्यासा मानू एक जंगल के पास पहुंचता है और वहां एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगता है। कुछ देर बाद मानू आगे बढ़ता है। मानू उदास होकर आगे बढ़ रहा होता है कि तभी मानू की नजर सामने एक पेड़ के नीचे बैठे साधु पर पड़ती है। साधु बैठकर तपस्या कर रहे थे। मानू को ऐसे झाड़ियों के पास खड़ा देखकर साधु मुस्कुरा देते हैं और प्यार से उससे कहते हैं, क्या हुआ बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मानू साधु के पास जाता है। क्या बात है बेटा, बड़ा परेशान लग रहे हो? हाँ बाबा, परेशान तो हूँ, जीवन में कुछ अच्छा नहीं चल रहा। भूख, प्यास और थकान से शरीर भी व्याकुल है। अच्छा, सबसे पहले तुम एक काम करो, उस झोपड़ी के अंदर जाओ, वहां कुछ फल रखे होंगे, उन्हें उठाकर ले आओ। मानू साधु की बात मान लेता है और झोंपड़ी के अंदर जाकर कुछ फल उठा लाता है। साधु उसमें से कुछ फल लेकर बाकी फल मानू को दे देते हैं। ये कुछ फल मेरे पास रहने दो और बाकी के तुम खा लो। लगता है सुबह से तुमने कुछ नहीं खाया। मानू को यह सुनकर बड़ी प्रसन्नता होती है। धन्यवाद बाबा, आपको कैसे पता चला कि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था? मैंने तो बस इतना बताया था कि मैं भी भूखा हूं। बस यूं ही समझ लो कि मुझे ऊपर वाली ने बताया है। अच्छा, जरा अपना हाथ लाना तो। मानू साधु की बात सुनकर कुछ समझ नहीं पाता, लेकिन फिर भी वो अपना एक हाथ साधु की तरफ बढ़ा देता है। मानू का हाथ साधु बड़े ध्यान से पढ़ने लगते हैं। वाह, ऐसी लकीरें तो मैंने आज तक सिर्फ राजा महाराजाओं के हाथ में देखी है। बेटा, तुम तो बहुत तकदीर वाले हो। मानू को साधु की बात पर हंसी आ जाती है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं साधु महाराज? आपकी बातों से तो मुझे ऐसा लग रहा है आप मेरा हाथ देखने का सिर्फ नाटक कर रहे हैं और आपको लकीर पढ़ना आता ही नहीं। मानू की बात पर साधु मुस्कुरा देते हैं। क्या हुआ बेटा, तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? मैंने आज तक अपना जीवन गरीबी में बिताया है बाबा। मेरे माता पिता भी मुझे छोड़कर भाग गए हैं। जीवन भर उस सेठ ने मुझे मारा पीटा। अरे मेरी जैसी किस्मत तो किसी की ना हो। और आप कहते हैं मेरी लकीर महाराजाओं जैसी है और मैं बहुत तकदीर वाला हूं। ये सब सुनकर साधु महाराज फिर से मुस्कुरा देते हैं। बेटा, तुम चिंता मत करो, तुम्हें जल्दी मेरी बातों पर यकीन हो जाएगा।
मेरे ख्याल से तुम्हें यहाँ से पश्चिम दिशा की तरफ जाना चाहिए और ये फल अपने साथ ले जाओ, रास्ते में तुम्हारे काम आएंगे। इसके बाद मानू साधु के दिए फल लेकर पश्चिम दिशा की तरफ चलने लगता है। शाम होते होते जंगल का रास्ता खत्म हो जाता है और मानू को एक गांव दिखाई देता है। गांव देखकर मानू को बड़ी खुशी होती है। आखिरकार गांव आ गया। मुझे कम से कम जंगली जानवरों के बीच जंगल में नहीं सोना पड़ेगा। कितना डरावना जंगल था वो, लेकिन अब मुझे रहने के लिए कोई जगह ढूंढनी पड़ेगी। मानू गांव में इधर-उधर किसी काम और जगह की तलाश में भटकने लगता है। मानू को देखकर वो उसे कहता अरे है, क्या हुआ बेटा, आज से पहले तुम्हें कभी देखा नहीं। तुम इस गांव के लगते नहीं हो। जी वो नहीं, मैं इस गांव का नहीं हूँ चाचा। मैं काम की तलाश में जा रहा हूँ, क्या पता कुछ काम ही मिल जाए। एक काम करो, तुम राजा के दरबार में चले जाओ। राजा विक्रम बड़े दयालु हैं। मुझे पूरा यकीन है तुम्हें कुछ ना कुछ काम जरूर मिल जाएगा। ठीक है, मैं सबसे पहले राजा विक्रम के दरबार में ही जाऊंगा। और राज्य दरबार की ओर जाने लगता है। रास्ते में एक घना जंगल पड़ता है। मानू के चेहरे पर संतोष झलक रहा था। उसे उम्मीद था कि राज्य दरबार में उसे कुछ काम मिल जाएगा। मानू जल्दी जल्दी राज्य दरबार की ओर बढ़ रहा था कि तभी रास्ते में एक खिलौना पड़ा मिला। मानू उसे उठाकर राज्य दरबार लेकर जाता है। कुछ देर बाद मानू खिलौना को लेकर दरबार के अंदर पहुंचता है। मानू के हाथ में खिलौना देखकर राजा चौंक जाता है और दौड़कर मानू के पास आता है। खिलौना? ये खिलौना तुम्हारे पास कहां से आया? मानू राजा की बात सुनकर डर जाता है। महाराज, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो जंगल के रास्ते से आ रहा था, तो मुझे ये खिलौना रास्ते पर पड़ा हुआ मिला। मैंने सोचा क्यों ना इस खिलौना को राज्य दरबार ले जाऊं। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने इसे नहीं चुराया। हाँ, मुझे पता है कि इसे तुमने नहीं चुराया है। क्या तुम्हें पता है ये किसकी खिलौना है? किसकी है महाराज? मुझे नहीं मालूम, मैं तो इस गांव का भी नहीं हूँ। ये खिलौना यहाँ के राजकुमार राणा का था, जो कि मेरा इकलौता पुत्र था। और तुम्हें पता है वो राजकुमार कौन है? कौन है महाराज? वो राजकुमार तुम हो। तुम बचपन में खेलते खेलते जंगल में गुम हो गए थे। मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा, लेकिन मुझे उम्मीद था कि तुम एक दिन जरूर लौटोगे। बेटा, ये पूरा राज्य 25 साल से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। क्या? मैं? नहीं महाराज, मैं राजकुमार नहीं हो सकता। मैं तो एक गरीब आदमी हूँ। मुझे तो मेरे माता पिता ने बचपन में ही अकेले छोड़ दिया था। बेटा, वो तुम्हारे माता पिता नहीं थे। वो दोनों डायन थे जो तुम्हें जंगल से अपहरण करके ले गया था। लेकिन ये सब आपको कैसे पता? और मुझे तो कुछ याद नहीं। बेटा, तुम्हारे गुम हो जाने के बाद मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, लेकिन कहीं से कुछ पता नहीं चल रहा था कि अचानक एक दिन एक साधु आते हैं और उन्होंने ही बताया था कि 25 साल बाद एक आदमी खिलौना लेकर राजदरबार में आएगा। वही होगा इस राज्य का राजकुमार। मानो ये सब सुनता है और उसे विश्वास नहीं होता है कि तभी उसे साधु की बात याद आता है। क्या हुआ बेटा? ज्यादा सोचो मत, अब तुम आ गए हो ना, अब सब कुछ सही हो जाएगा। इसके बाद मानो अपने पिता राजा विक्रम के गले लग जाता है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। मिलते हैं किसी नई कहानी में।